हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट हम सॉलिड स्टेट के लेक्चर 8 की बात करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं रिलेशनशिप बिटवीन एडीआर। जहां पे एडीआर क्या है, ए आपकी एज लेंथ है क्यूब की, और डी क्या है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, एंड आर इज द रेडियस ऑफ एटम। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आप जो भी ले रहे हैं उसका रेडियस है। तो इनका रिलेशन क्या रहता है, सिंपल यूनिट सेल में, बीसीसी में, एफसीसी में, इसकी बात करेंगे। एडीआर पे डिराइव करूंगा रिलेशन में। उसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सब मैं यहाँ पे डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो आपको मैंने 3D वैसे बनाने की कोशिश की है बोर्ड के ऊपर। 3D रिप्रेजेंटेशन थोड़ा मुश्किल होता है, मगर फिर भी आप इमेजिनेशन कर सकते हैं कि सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है स्टूडेंट। जो 8 हम कहते हैं कि 8 एटम कॉर्नर्स पे लगे होते हैं, यानी हर एक कॉर्नर पे एक एटम लगा होता है। तो जो ये एटम आपस में लगे रहते हैं स्टूडेंट, ये जब हम अभी मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा तो मैं बेसिकली इस तरह से बनाऊंगा। वहां पे हम ये चीज रिप्रेजेंट नहीं करते, मगर आपको जो इमेजिनेशन करनी है उसके लिए मैंने डायग्राम मैं कहूँगा सिंपल यूनिट सेल। तो आप जब रफली आप जब घर पे ही बनाते हैं जब कॉपी के ऊपर, तो आप सिंपली ये बनाते हैं। तो हमें लगता है कि ये एटम आपस में टच नहीं कर रहे, मगर एक्चुअल में जब 3D रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये रिप्रेजेंटेशन एक्चुअल में ये है कि सारे एटम्स जो कॉर्नर पे लगे हुए हैं सिंपल यूनिट सेल में, दे आर टचिंग टू ईच अदर। ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसी तरह एफसीसी के अंदर आप स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखने की कोशिश करें, मैंने जो रिप्रेजेंटेशन की है कि ये 6 क्या है हमारे पास फेस पेयर, 5 दिख रहे हैं, एक क्या है बैक में पड़ा हुआ है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा, और ये 8 आपके क्या है कॉर्नर्स हैं। तो 8 कॉर्नर फेस के सेंटर के साथ डायरेक्टली अटैच है। एफसीसी में आपको ये याद रखना है कि जो फेस का सेंटर का एटम है वो कॉर्नर के एटम के साथ डायरेक्टली अटैच में है। इसी तरह अगर हम बीसीसी की बात करें, बीसीसी में क्या होता है, बॉडी के सेंटर में एटम होता है और कॉर्नर पे एटम है। तो जो बॉडी के सेंटर में एटम है उसके साथ ये 8 एटम जो है डायरेक्टली अटैच है। अब मैं बात करने वाला हूं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस डी की, जो यहाँ पे कई बच्चों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है कि सर नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या है। तो आपने क्या करना बेटा, जिस भी कमरे में आप बैठे हैं इमेजिनेशन करिए। जैसे मैं अगर इस कमरे की बात करूं, सारे कॉर्नर पे हैं, तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आप कह सकते हैं सर कोई भी 2 एटम के बीच का जो डिस्टेंस है यही नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है, यही एज लेंथ है और यही क्या है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है। मगर जब हम एफसीसी की बात करते हैं तो आप इमेजिनेशन करिए, जहां पे बैठे हैं सामने वाली दीवार को देख लिया आप कि 2 एटम आप कॉर्नर्स पे रख दें और एक एटम आप फेस के सेंटर पे इमेजिनेशन करिए। तो आप देखिए नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कौन सा होगा, तो आपका माइंड तुरंत रहेगा सर नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कौन सा है, कॉर्नर पे जो एटम पड़ा उसके सेंटर से जो हमारा फेस का सेंटर है ये नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। जबकि मैं जो डायग्राम इस टाइप से रिप्रेजेंट करूंगा स्टूडेंट, वहां पे आपको ये चीज इतनी क्लैरिटी के साथ समझ नहीं आएगी, इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। इसी तरह जब बीसीसी की बात करेंगे, आप वही बात, एक कमरा मान लीजिए आप क्यूब है, एक एटम मैंने बॉडी के बीच में रख दिया, और कॉर्नर से अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो बॉडी का सेंटर जो है वो कॉर्नर से नजदीक पड़ता है इन कंपेरिजन टू 2 अदर कॉर्नर्स। तो जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगा वो बॉडी का सेंटर से आपका कॉर्नर का सेंटर होगा, ये नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है। और कोई भी एटम का जो रेडियस है ये हमेशा क्या है, ये आर है, तो ये भी क्या है आर। एक चीज और याद रखनी है, डी और आर में जो रिलेशन है स्टूडेंट वो फिक्स है, डी इक्वल टू 2r, क्योंकि डी क्या है नियरेस्ट नेबर एटम, जो 2 एटम आपस में टच कर रहे हैं, जब 2 एटम आपस में टच कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, इनका रेडियस ये भी आर है ये भी आर है, तो ये इनका डी हमेशा क्या रहेगा 2r रहेगा, चाहे कोई भी केस में कंसिडर कर लूं, ये भी आर है ये भी आर है। तो ये याद रखना कि डी। अब जो रिलेशन चेंज होगा वो ए के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, सिंपल में, बीसीसी में और एफसीसी में। सिंपल में बड़ा इजी है, आप समझ सकते हैं। सिंपल यूनिट सेल के लिए अगर मैं एडीआर के रिलेशन की बात करूं तो आप बिल्कुल सिंपली कह सकते हैं सर ये सारे एज लेंथ हैं, ये ए है, यानी ए इक्वल टू नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस भी हमारा डी, और डी हमेशा किसके इक्वल होगा 2r। तो सिंपल यूनिट सेल में कोई डेरिवेशन इतनी ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली देख के बता सकते हैं कि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस के केस में जो एज लेंथ है वही हमारा नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एटम, 2 एटम को जोड़ रहा है आपस में, ए एज लेंथ, और डी किसके इक्वल होगा 2r। तो सिंपल यूनिट सेल के लिए आपको याद रखना है ए इक्वल टू डी इक्वल टू 2r। ये वैल्यू बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं डायरेक्ट्रिक न्यूमेरिकल में, जो सीबीएसई का सबसे फेवरेट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जब तक सॉलिड स्टेट लास्ट 2 ईयर से नहीं आ रहा है, उससे पहले की अगर हम बात करें तो हमेशा डेंसिटी के ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आया है स्टूडेंट। तो हम बात करते हैं, तो सिंपल यूनिट सेल में आपको याद होगा स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे एफसीसी की, कि एफसीसी में क्या रिलेशन होगा इसका एडीआर का, ठीक है। और बड़े आराम से सीखेंगे हर एक को, फिर मैं पैकिंग फ्रैक्शन की बात करूंगा। तो एडीआर के रिलेशन की अगर मैं बात करूं सिंपल, अब मैं इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट वैसे कर रहा हूं, क्योंकि हमको जब डेरिवेशन करनी है तो हमें ट्राइंगल्स ये सारी चीजें लेनी पड़ेंगी डिराइव करने के लिए। तो ये मान लीजिए मेरा एक क्या है, एफसीसी अरेंजमेंट है। अब एफसीसी में क्या होता है, एटम्स कहां पड़े होते हैं, कॉर्नर पे, ठीक है, और फेसिस के सेंटर पे। तो मैंने ये एटम्स लगा दी। यहां पे मैं वही कहता था बेटा, यहां पे आपको वो क्लैरिटी नहीं होगी जो क्लैरिटी 3D में आप इमेजिनेशन करेंगे, जैसे यहाँ पे, क्योंकि 2D है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी। आप इस चीज को समझने की कोशिश करें। अब नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हमको लग रहा है ये है, मगर नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या रहेगा, फेस का जो सेंटर है उससे कॉर्नर, अभी जो हमने बात की है। तो कोई भी, तो हमारा नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस ये है। अगर मैं कह रहा हूं ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हवा में तो मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा एक्स्ट्रा अपलोड कर देते हैं, दोनों कॉर्नर्स को मिला देते हैं। तो जो मेरा नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस वो तो केवल इतना है, तो मैं ये कहूंगा कि d इक्वल टू AC/2, यानी अगर मैं AC की लेंथ को निकाल लूं, कैलकुलेट कर लूं, तो d आ सकता है। अच्छा AB क्या है, एज लेंथ है, तो ये क्या होगा ABC। B क्या है, एज लेंथ है, ये क्या है A। तो अब हम बात क्या कहेंगे, हम कहेंगे इन ट्राइंगल ABC, पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम आप सबको पता ही है स्टूडेंट, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और इसी को हम सिंपली ऐसे कह सकते हैं, AC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब AB हमारा क्या है, A स्क्वायर, और B क्या है, BC हमारा क्या है, वो भी क्या है, A स्क्वायर। तो ये अंडर रूट क्या आ जाएगा, 2A स्क्वायर, और हम इसे सिंपली क्या कहेंगे, अंडर रूट 2A। तो AC की जो स्टूडेंट मेरे पास वैल्यू आ गई, वो क्या आ गई, अंडर रूट 2A। तो मुझे D निकालना है, तो D क्या होगा, अंडर रूट 2A/2। और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, तो ये क्या आ जाएगा, A/√2। अब जो मेन पॉइंट है आपको याद रखना है, आपको ये रिलेशन हमेशा याद रखना है। न्यूमेरिकल इसके ऊपर सीबीएसई की बात करूं तो 3 to 4 टाइम्स इस जो मैं तीनों डेरिवेशंस बता रहा हूं, इनके ऊपर 3 to 4 टाइम्स न्यूमेरिकल सीबीएसई में पिछले ईयर्स में आ चुके हैं। तो एफसीसी की बात करें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, D इक्वल टू, मैंने आपको हमेशा बताया है D और R में रिलेशन क्या रहेगा, D इक्वल टू 2R। और D का A के साथ क्या रिलेशन अभी आपने निकाला है, A/√2। तो आपको ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा सिंपल एफसीसी के लिए। और सिंपल के लिए मैंने अभी आपको रिलेशन बताया स्टूडेंट, आपने क्या निकाला है, A इक्वल टू D इक्वल टू 2R। ये सारे अभी याद इस्तेमाल होंगे पैकिंग फ्रैक्शन में, इसलिए मैं इनको यहाँ लिख रहा हूँ, इसको तो मैं रब कर दूंगा। तो आपको सिंपली याद रखना है, एफसीसी में ये रिलेशन है, सिंपल में ये। अब हम बात करते हैं बीसीसी की। तो बीसीसी में जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगा स्टूडेंट, वो क्या होगा, मैंने अभी आपको समझाया है कि बॉडी का सेंटर, जो बॉडी का सेंटर है उसका कॉर्नर के साथ। तो हम इसको डिराइव करने की रिलेशन कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं बीसीसी का। सारा गेम स्टूडेंट इमेजिनेशन का है, आपको इमेजिनेशन अच्छी करनी है, तभी आपको क्लैरिटी होगी सॉलिड स्टेट में, क्योंकि हम 2D रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, बात 3D में कर रहे हैं। अब एटम्स कहां पड़े हुए हैं, आप कहेंगे सर कॉर्नर्स पे और बॉडी के सेंटर पे, ये पड़ा बॉडी का सेंटर। तो जो मुझे नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकालना है वो स्टूडेंट मेरा ये है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या है मेरा ये है। अब इसी को हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा अपलोड कर देंगे, थोड़ा सा लाइन तो हमारा जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है स्टूडेंट, ये बिल्कुल सीधी जाएगी लाइन आपकी, जब आप ड्रॉ करें इस चीज को ध्यान रखें। तो ये हमारा नियरेस्ट नेबर, इसको मान लेता हूं मैं A, ठीक है। और फिर हमें निकालना है, क्योंकि हमें यहां से भी एक लाइन लेनी पड़ेगी, A B C और D। अब मुझे क्या है, मुझे AD का हाफ निकालना है। अब जो मेरा D है स्टूडेंट, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, वो क्या है, AD/2 है, वो क्या है मेरा AD/2। अब अगर मैं AD की वैल्यू निकाल दूं तो, मगर AD निकालूं कैसे, उसके लिए मुझे पहले क्या चाहिए, AC की वैल्यू चाहिए। तो हम सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABC। अभी आपने जस्ट डिराइव किया है थोड़ी देर पहले
कि AC क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 2a। ये अभी आपने निकाला है, सेम वही प्रोसीजर से हम AC की वैल्यू इस ट्राइंगल में बात करें, क्योंकि एज लेंथ है a और ये भी क्या है, एज लेंथ a, तो इसमें हमने थ्योरम लगा दी पाइथागोरस, तो हमारे पास AC की वैल्यू आ गई। इसी तरह इन ट्राइंगल ADC, अब ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूं, ADC। अब इसकी बात करूं तो जो AD है मेरा, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अब AC की वैल्यू स्टूडेंट आपको पता है क्या है, अंडर रूट 2a का स्क्वायर, और CD क्या है, एज लेंथ है, a है, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट, तो ये अंडर रूट क्या आ जाएगा, 3a स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3a। यानी मेरा जो AD आ गया वो अंडर रूट 3a आ गया। अब मुझे D निकालना है, D मुझे पता है कि AD बाई 2 है, तो अंडर रूट 3 बाई 2a मेरा क्या आ गया, D आ गया। तो ये आपने डिराइव कर लिया रिलेशन ADR में। और अगर मैं BCC के लिए स्टूडेंट बात करूं, तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, हमें पता है D इक्वल टू 2R, और D को अगर A के रिस्पेक्ट में बात करें तो अंडर रूट 3 बाई 2a हमारा रिलेशन है। तो आपको बेसिकली जो याद रखने वाली बात है, अगर हम कंपटीशन पॉइंट से बात करें तो डेरिवेशंस तो आपको नहीं आएंगे, मगर ये 3 रिलेशन जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं ये आपको याद रखने चाहिए। यही है कि अगर आपको डेरिवेशन आती है, कई बार आप भूल जाए तो तुरंत फटाफट आप खुद फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, तो डेरिवेशन भी आनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका पता चलता है। तो हमारे पास ये 3 रिलेशन आ गए। अब इसी का इस्तेमाल करके हम पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करना सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में उठता है, सर पैकिंग फ्रैक्शन है क्या, पहले तो ये बताइए, फिर हम उसको डिराइव करेंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या है स्टूडेंट, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ क्लास में भी, कि मान लो ये मेरे पास पूरा कमरा है, उस पूरे कमरे को मैं फुटबॉल से भर देता हूँ, तो क्या फुटबॉल इस पूरे कमरे की स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा? तो आपका जवाब क्या आएगा, नहीं सर, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि फोर्स, अगर मैं 4 यानी 4 फुटबॉल लेता हूं, तो उनको अगर मैं रखता हूं, चाहे जिस मर्जी ढंग से रखूं, चाहे उनको मैं एक लेयर के ऊपर एक रखूं या बीच में रखूं, तो कुछ ना कुछ स्पेस क्या रहेगा, खाली रहेगा, कंप्लीट स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। तो जब भी हम एटम को चाहे कॉर्नर पे रखें, चाहे बीसीसी अरेंजमेंट की बात करें, चाहे एफसीसी की बात करें, तो एटम जो हमारे जब हम रखते हैं तो कुछ ना कुछ स्पेस एम्प्टी रह जाता है। तो कितना स्पेस एटम एक्चुअल में यूनिट सेल का ऑक्यूपाई कर रहा है, वो उसका पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है। और जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो पैकिंग परसेंटेज की बात कर लेते हैं। तो जब हम पैकिंग फ्रैक्शन की स्टूडेंट बात करेंगे, तो मैं एक सिंपल लैंग्वेज इसके लिए इस्तेमाल करता हूं। कोई पूछे पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, तो मैं कहता हूं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। निकालने का फार्मूला क्या है स्टूडेंट पैकिंग फ्रैक्शन को? बिल्कुल इजी है। क्या? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। जब मुझे परसेंटेज निकालनी है, अगर फ्रैक्शन कह रहे हैं तो 100 नहीं लगाएंगे हम। एक चीज और याद रखिए स्टूडेंट, जैसे मान लो मैं वही बात करता हूँ, सपोज करिए, इमेजिनेशन करने की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 1000 फुटबॉल आ रही है, सपोज करिए, बड़ी बड़ी है ना, जो इस कमरे को ऑक्यूपाई करें। तो मैं क्या करूंगा, एक फुटबॉल का मुझे वॉल्यूम पता है, तो मैं उसको 1000 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गई। वॉल्यूम ऑफ क्यूब मुझे कमरे की एड लेंथ पता है, तो ए का क्यूब कर दूंगा तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा, उनका रेशियो इनटू 100 से कर दूंगा तो पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के केस में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर सिंपल यूनिट सेल है तो नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, कल की वीडियो मैंने आपको समझाया था 1। बीसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं 2, और एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं 4। तो जब एफसीसी का लेंगे तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बीसीसी लेंगे 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और सिंपल यूनिट सेल लेंगे तो 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। टेक्निक सेम रहेगी, केवल आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। अब मैं अगर सिंपल की बात करूं स्टूडेंट, क्योंकि हमने डेरिवेशन तो कर ही रखी है, राइट, तो सिंपल की बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एक ही वॉल्यूम है, एक ही एटम है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। और मैं कह रहा हूं वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए का क्यूब इंटू 100। अब आप क्या कहेंगे, आपने सर 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे आर है, यहाँ पे ए है, यानी ए को हमें आर की सेंस में बात करनी पड़ेगी। ए और आर में रिलेशन निकाल लीजिए। अगर ए और आर में रिलेशन निकालना है तो ए क्या हो जाएगा, हम इसकी बात करें सिंपल की, तो यहाँ पे ए और आर में क्या रिलेशन है, ए इक्वल टू 2r। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे 2r का क्यूब इंटू 100।
बस ये आपका सोल्व करके आ जाएगा 52.4%। दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शन फॉर सिंपल यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल के लिए आपको जो याद रखना है स्टूडेंट, पैकिंग फ्रैक्शन 52.4। अब आपसे कोई कहते हैं वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड, वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड कोई पूछने क्या है तो आप क्या कहेंगे, आपने सर 100 माइनस 52.4 यानी कि 47.6% मेरे पास क्या आ जाएगा वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड। और एक्चुअल में जो वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड होता है उसी को हम वॉइड ही बोलते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड ही बोल सकते हैं। सिंपल यूनिट सेल में कितनी खाली जगह रहेगी उसका हम ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बीसीसी की स्टूडेंट, एफसीसी की, सॉरी सबसे पहले हम बात करेंगे उसके बाद एफसीसी की। तो एफसीसी में क्या होगा स्टूडेंट, तो एफसीसी में आप बस आपको टेक्निक वही है, बस याद क्या रखना है, या 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब ए और आर में क्या रिलेशन है एफसीसी में, ए इक्वल टू क्या है 2√2 आर का क्यूब इंटू 100। बस बाकी आपको वैल्यूज याद रखनी है कि 74%, ये आपको मेमोराइज रखने हैं, 3 वैल्यू है 74%, 68%, 52.4%। सिंपल में 52.4%, एफसीसी आ गया 74। अब 74 गया अनऑक्यूपाइड कोई पूछ ले तो क्या होगा 26% क्या रहेगा मेरा अनऑक्यूपाइड स्पेस आ जाएगा। अब इसी तरह अगर मैं बात करूं बीसीसी की, तो बीसीसी में स्टूडेंट बस यहाँ पे क्या आ गया, नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे 2। और यहाँ पे जो हमारा रिलेशन है थोड़ा सा चेंज होगा। अब बीसीसी की बात करें तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 4r √3, 4r √3 का क्यूब। अब इस पूरे को जब आप सोल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये हमारा क्या आ जाएगा 68% आ जाएगा। तो यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन बीसीसी के लिए क्या हो जाएगा 68%। और 68% को जब आप यहाँ स्टूडेंट वो करेंगे तो ये 32% आपका क्या आ जाएगा वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड। तो मैंने बिल्कुल सिंपल मेथड में कोशिश की है आपको समझाने की। एडीआर में रिलेशन क्या है बताया है, 3D में आपको रिप्रेजेंटेशन समझाने की कोशिश की है। फिर उसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन हमने सिंपल, बीसीसी, एफसीसी याद रखना। नेक्स्ट वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मेरा ये 3 रिलेशन होंगे, इनको जरूर अच्छी तरह याद कर लेना, नहीं तो आपको आगे डेंसिटी न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। तो अच्छी तरह इन्हें करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में इन वीडियोस को शेयर करिए, और जो न्यू व्यूअर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।